साहित्य सागर की इस श्रृंखला के तहत मैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा, हरि सिंह गौड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, हिंदी विभाग से आज आपके सामने आचार्य कवि पद्माकर के साहित्य और व्यक्तित्व पर अपने विचारों के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो तीसरा चरण है उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 के मध्य मानी जाती है। रीति का अर्थ है एक बनी बनाई परिपाटी, पद्धति या शैली। अर्थात हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य में काव्य की एक विशिष्ट शैली को अपनाया गया है। हम कह सकते हैं कि रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों का विवेचन करते हुए, इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। समान परिपाटी पर रचे जाने के बावजूद भी रीतिकालीन काव्य के हम तीन वर्ग देखते हैं, तीन प्रकार देखते हैं। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और तीसरा रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध कवि वे आचार्य कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे और काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत करने के लिए काव्य के उदाहरण प्रस्तुत किए। इन्हें हम शास्त्र कवि, शिक्षक कवि और आचार्य कवि भी कहते हैं। रीति सिद्ध वर्ग में हम उन कवियों को रखते हैं जिन्हें काव्य शास्त्र के तमाम सिद्धांतों का ज्ञान तो था, जिनके काव्य में हम काव्य शास्त्र के तमाम सिद्धांतों को पाते भी हैं, किंतु इनका मुख्य ध्यान काव्य शास्त्रीय नियमों के प्रतिपादन की जगह काव्य सृजन पर अधिक था। रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत हम उन कवियों को रखते हैं जिन्होंने किसी भी चली आ रही काव्य पद्धति, काव्य परंपरा को पूर्ण रूप से अपनाने से परहेज किया, बल्कि अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को ही अपने काव्य का आधार बनाया। आज हम आचार्य कवि पद्माकर के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। रीतिकाल के विशिष्टांग निरूपक आचार्य के रूप में जाने वाले कवि पद्माकर का जन्म सन 1753 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाली तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ। आचार्य पद्माकर के पूर्वज मूलतः तेलुगु भाषी थे, किंतु इनके पिता श्री मोहनलाल भट्ट सपरिवार सागर आकर बस गए थे और आगे चलकर यहीं पर कवि पद्माकर का जन्म हुआ। हालांकि कुछ विद्वान पद्माकर का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा नगर को मानते हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि पद्माकर का कवि जीवन का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में बीता। काव्य सृजन की प्रतिभा पद्माकर को वसीयत के रूप में अपने परिवार से ही प्राप्त हुई थी। पद्माकर के पिता के अतिरिक्त परिवार के कई लोग कवि कर्म में सक्रिय थे, जिसके चलते इनके परिवार, इनके कुल का नाम ही कविश्वर पड़ गया था। कहते हैं कि जयपुर नरेश महाराज जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया था। भट्ट तिलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामा हो, जोरत कवित्त छंद छप्पर अनेक भांति, संस्कृत प्राकृत पढ़ी जुगुन ग्रामा हो। हय रथ पालकी गेंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेद लाखन की सामा हो। मेरे जान मेरे तुम कान हो जगत सिंह, तेरे जान तेरे बह विप्र में सुदामा हो। तो इस तरह से जयपुर नरेश जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय दिया था। रीतिकालीन काव्य को दरबारी काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के लगभग सभी प्रसिद्ध कवि किसी न किसी राजा महाराजा के दरबार में कार्यरत थे और उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए, उन्हीं के मनोरंजन के लिए वो लोग समय समय पर कविता लिखते थे। स्वयं पद्माकर भी समय समय पर पन्ना, ग्वालियर, बूंदी, उदयपुर और जयपुर राज दरबारों से जुड़े रहे। पद्माकर रीतिकाल के उन कवियों में गिने जाते हैं जिनके काव्य में स्वच्छंद कवियों का माधुर्य और आचार्य कवियों का आचार्यत्व एक साथ देखने को मिलता है। विषय वस्तु की दृष्टि से पद्माकर के काव्य के चार वर्ग हैं: श्रृंगार परक, राज प्रशस्ति, प्रकृति चित्रण और भक्ति। स्वभाव से रसिक होने के चलते पद्माकर के काव्य में हम श्रृंगार वृत्ति ज्यादा देखते हैं। उनके काव्य ग्रंथ पद्माभरण
और जगत विनोद के आधार पर हम कह सकते हैं कि नायिकाओं के रूप चित्रण, कमनीयता, लावण्य, दीप्ति, सुडौलता और उनकी मनोहारी चंचलता के चित्रण में जो महारत पद्माकर को हासिल है वह अन्य किसी रीतिकालीन कवि को नहीं है। पद्माकर के होली विषयक, फाग विषयक काव्यों में चित्रित नायिका चंचल, चतुर, हंसमुख, उन्मुक्त और मुखर रूप में सामने आती है। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। कृष्ण प्रेम लीला से जुड़े प्रसंगों पर हम इस तरह की बातें अक्सर सुनते रहते हैं, इस तरह के किस्से अक्सर सुनते रहते हैं कि पद्माकर की जो गोपी है वह फाग की भीड़ और अबीर के बीच सबसे छुपते छुपाते गोविंद को खींचकर घर के अंदर ले जाती है और अपने मन की मनमानी करते हुए, अपनी इच्छा को पूरा करते हुए कृष्ण के ऊपर जो गुलाल की पूरी झोली थी वो उड़ेल देती है। उसके बाद वो कृष्ण की कमर में बंधा हुआ पीले रंग का वस्त्र भी खींच लेती है और अपनी आंखें मटकाकर, अपने नैन नचाकर बड़े आराम से कहती है कि फिर होली खेलने आना। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। प्रेम लीला से जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, किंतु पद्माकर की गोपी तो कृष्ण से भी 4 कदम आगे है। वो लिखते हैं, फागु के भीर अभीरन ते गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितम्बर कमर ते सुपितादय मोड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिरइयो खेलन होरी। पद्माकर की नायिका है वह भी कोई कम नहीं है। यानी हम देखते हैं कि पद्माकर की नायिका बहुत उन्मुक्त है, बेझिझक है, बेपरवाह है और उसकी यह बेपरवाही, यह उन्मुक्तता ही उसकी खूबसूरती है। कहना गलत नहीं होगा कि पद्माकर ने श्रृंगार के चित्रण के अंतर्गत ही प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण किया है और यहाँ प्रकृति आलम्बन रूप में अधिक प्रयुक्त हुई है। जैसा कि होता है जब 2 प्यार करने वाले साथ होते हैं तो बारिश की बूंदें, सर्दियों की शीतल हवा भी कितनी रोमांटिक लगती है, किंतु अपने प्रेमी, अपने साथी से बिछड़ जाने के बाद वही बारिश नहीं सुहाती। सर्दी की वही रातें अब प्रियतम की याद में जागते हुए कटती हैं, क्योंकि अब मौसम के सभी परिवर्तन अपने साथ पुरानी यादों को लेकर आते हैं। मन उदास हो जाता है, अतीत में खो जाता है। यानी संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति प्रेम को बढ़ा रही थी, वियोग श्रृंगार में वही प्रकृति पीड़ा देती है। प्रकृति के इस प्रभावशाली रूप का पद्माकर ने बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है और इसी प्रकृति चित्रण के अंतर्गत उन्होंने ऋतु वर्णन भी किया है। संयोग रूप में वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए पद्माकर कहते हैं कि इस बार वसंत के आगमन पर सब कुछ बदला बदला सा है। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और भांति बौरन के झौरन के हुई गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। और भांति विहंग समाज में आवाज होती, अबे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन हो गए। तो बसंत के आगमन से सब कुछ बहुत नया नया लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। इसका बहुत ही खूबसूरती से चित्रण कवि पद्माकर ने यहाँ पर किया है। तो यह सकारात्मक रूप में प्रकृति का वर्णन है। जब आप मन से प्रसन्न है तो आपको बसंत का आगमन भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से दूर होने पर नायिका कहती है कि एक निर्मोही से जब मन लग जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना घर, ना बाहर, ना बाग बगीचे, ना चांद की चांदनी, ना दिन, ना रात, सब कुछ बेचैनी बढ़ाने वाला, उदासी बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। घर ना सुहात बन बाहिर हूँ, बाग ना सुहात जो खुशाल खुशबू ही सो, कहे पद्माकर घनेरे घन घाम त्यूही, चैत ना सुहात चांदनी हूँ जोग जी हूँ सो, सांझहू सुहात ना सुहात दिन मोझ कहू, व्यापी है बात सो बखानत हो तो ही सो, राती हूँ सुहात ना सुहात पर भात आली, जब मनी लागी जात काहू निर्मोह सो। यानी जब किसी निर्मोही से मन लग जाए, जिसको कोई मतलब ही ना हो आपके दुख से, आपकी तकलीफ से,
तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पद्माकर के काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण विषय राज्य प्रशस्ति है। जैसा कि हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि पद्माकर अपने जीवन काल में कई राजाओं के दरबारी कवि रहे। इस दौरान पद्माकर ने अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी की काव्यात्मक प्रशंसा में, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद के साथ ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया के सम्मान में आलीजा प्रकाश, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशस्ति में ईश्वर पच्चीसी जैसे सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की। साथ ही दूसरी ओर पद्माकर को अपने काव्य कौशल के लिए तमाम दरबारों से, तमाम राजाओं से समय समय पर काफी मान सम्मान भी मिलता रहा। इस संदर्भ में पद्माकर के एक छंद का जिक्र मैं यहाँ करूंगी, जिसे लखिया छंद भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एक छंद को सुनकर, इससे प्रसन्न होकर ही महाराज रघुनाथ राव ने पद्माकर को 1,00,000 रुपये और 10 गांव इनाम में दे दिए थे। तो यह जो छंद है, यह छंद रघुनाथ राव की दानशीलता पर आधारित था, जो रघुनाथ राव को बहुत अच्छा लगा। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरंत लुटावत विलंब उर्धारे ना, कहे पद्माकर सुहेम है हाथिन के, हल्के हजारन के बितर बिचारे ना। दीन्हे गज बकस महीप रघुनाथ राव, पाए गज धोके कहू काहू दे डारे ना। याही डर गिरजा गजानन को गोए रही, गिरते गरेते निज गोद से उतारे ना। इस एक छंद को सुनकर रघुनाथ राव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पद्माकर को 1,00,000 रुपये और 10 गांव इनाम में दे दिए थे। पद्माकर की भक्ति संबंधी पदों की बात करें तो पद्माकर ने अपने रस निरूपण संबंधी ग्रंथ जगत विनोद में केवल 9 रसों को ही स्वीकारा है। वे भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी उसकी उपस्थिति शांत रस के अंतर्गत मानते हैं। जीवन के सांध्य काल में जब पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया, उस दौरान उनका रुझान भक्ति विषयक काव्य सृजन में अधिक रमा। इसी दौरान उन्होंने राम रसायन और प्रबोध पचासा जैसे ग्रंथ लिखे और आगे चलकर इसी दौरान उन्होंने गंगा लहरी भी लिखी। हम देखते हैं कि पद्माकर के भक्ति पद जीवन के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होने के कारण लिखे गए हैं। स्वयं उन्हीं के शब्दों में यदि कहा जाए तो भोग में रोग को पाया, संयोग में वियोग को पाया, भोग साधन में काया का कलेश पाया, वेद पुराण पढ़कर ज्ञान का अभिमान हुआ और शास्त्रार्थ में स्वमत मंडन तथा परमत खंडन के हेतु विवाद में लगा रहा। जीवन ऐसे ही व्यर्थ गया। मैं पद्माकर अखंड आनंद प्रदाता, राम का नाम न गाने पाया, इसका पश्चाताप है। यहाँ पर पद्माकर स्वयं स्वीकारते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में ही उन्होंने ईश्वर के महत्व को समझा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद्माकर ने अपने काव्य कौशल से रीतिकाल ही नहीं समस्त हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पद्माकर उस दौरान ब्रजभाषा में लिख रहे थे जब उर्दू में मीर, नजीर अकबराबादी और मिर्जा गालिब जैसे कलमकार लिख रहे थे। पद्माकर ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर रीतिकालीन ब्रजभाषा साहित्य को पुनर्जीवित किया। सागर की समृद्ध साहित्य परंपरा का आधार आचार्य कवि पद्माकर की है सृजन संपत्ति ही है। अंत में मैं कवि पद्माकर के ही एक पद के साथ अपनी बात की समाप्ति करूंगी। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि रीतिकाल दरबारी काव्य था, इस एक पद से ही आप तत्कालीन दरबारों की ऐश्वर्यपूर्ण भोग विलासपूर्ण जीवन शैली को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पद्माकर अपने आश्रयदाता के दरबार के ऐश्वर्य का, भोग विलास का वर्णन करते हुए कहते हैं, बुलबुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कह पद्माकर त्यो गजक गिजा है सजी, सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। शिशिर के पाला को ना व्यापत कसाला तिन्हें,
जिनके अधीन एते उदित मसाला है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, बिसाला चित्रसाला है। तो इसी एक पद से हम तत्कालीन राज दरबारों की संस्कृति को, जीवन शैली को, ऐश्वर्यपूर्ण भोग विलासपूर्ण जो जीवन शैली थी उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम रीतिकालीन काव्य के संदर्भ को समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।